सेगमेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट बता दी, कंसेप्ट 6 फीचर्स ऑफ कैश मार्केट बताया, कंसेप्ट 7 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताया, कंसेप्ट 8 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बताया, और मुझे लगता है कि मैंने कंसेप्ट 9 भी लिखवा दिया था, पॉइंट्स शुड केप्ट इन माइंड। कंसेप्ट 10 टाइप्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बताए, कंसेप्ट 11 भी बताया था, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया। कंसेप्ट 12 भी बताया था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन उसके बाद मैंने 13 14 15 16 समझा तो दिए थे, लिखवाए नहीं थे। तो आप एक बार कंसेप्ट नंबर 13 लिख लें फटाफट। आइए जी, थोड़ा सा हम समय कम वेस्ट करें और कंसेप्ट नंबर 13 लिख लें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे से दूर बैठे हैं इस समय, मुझे पता है। आप में से कुछ बच्चे बेड में बैठ के देख रहे हैं, कुछ बच्चे टेबल में बैठ रहे हैं, कुछ बच्चे लिख नहीं रहे, कुछ बच्चे रजिस्टर खोला हुआ लेकिन मन नहीं कर रहा। यकीन मानिए आपके 6 महीने बच सकते हैं अगर आपने मेरी बातों को मान लिया। आपको खुद सॉल्व करना है, खुद लिख लिख कर करना है। ये पूरी मैथमेटिक्स और ये जो चैप्टर है डेरिवेटिव्स का, इसके आंसर इतने बड़े बड़े नहीं है, तो इसका मतलब आपके नंबर आराम से आ सकते हैं। तो लिखिए जी कंसेप्ट नंबर 13, अमेरिकन स्लैश यूरोपियन ऑप्शन, अमेरिकन स्लैश यूरोपियन ऑप्शन। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू। मैंने कहा जी ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैटेगराइज हो सकते हैं दो पार्ट्स में। एक अमेरिकन, आपको पता है अमेरिकन क्या होता है, फिर भी क्योंकि लिखा नहीं था इसलिए लिख रहे हैं। यूरोपियन, अमेरिकन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड यूरोपियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, अमेरिकन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड यूरोपियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। बी बॉन्ड लिख लीजिए इसी कंसेप्ट में, क्योंकि थ्योरी में भी आया हुआ और वैसे थ्योरी में भी दिखाऊंगा, मैंने अलग से थ्योरी भी लिखी है। बी बॉन्ड लिख लिया हो तो सी बॉन्ड लिख लीजिए, वैसे इन सबका मतलब मैं समझा चुका और हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं कि अमेरिकन ऑप्शन हमने पहले क्वेश्चन में किया था, अमेरिकन और यूरोपियन का प्रैक्टिकल। तो प्लीज आप जल्दी से बी और सी लिख लें। बी पॉइंट लिख लिया जी, अमेरिकन ऑप्शन अंडरलाइन कर दें, अमेरिकन ऑप्शन। और सी पॉइंट, इफ द ऑप्शन होल्डर कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू बाय और राइट टू सेल ओनली ऑन, अंडरलाइन कर दीजिए, ओनली ऑन एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट वाले दिन ही, देन इट इज नेम्ड एज यूरोपियन ऑप्शन, तो उसको हम यूरोपियन ऑप्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो वैसे कंसेप्ट नंबर आप 13 लिख चुके हैं, 14 आपको पता है फिर भी लिख लें, फीचर्स ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो लिखा हमने, फीचर्स ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉल बायर एंड कॉल सेलर। कॉल बायर कौन कौन होता है और कॉल सेलर कौन कौन होता है। फीचर्स ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फीचर्स ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉल बायर, कॉल बायर आपको बताइए, नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं होती परफॉर्म करने की। पे प्रीमियम फॉर परचेजिंग द राइट, राइट को खरीदने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है। बायर ऑफ राइट होता है, राइट टू बाय शेयर और एसेट एंड अंडरलाइंग एसेट, कुछ भी, फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, कमोडिटी भी हो सकती है, शेयर्स भी हो सकते हैं। मैंने तो कहा जी इस दुनिया का कुछ भी खरीद सकते हैं जो ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में सेलेबल है। कॉल सेलर का डिफरेंस लिख लीजिए, वैसे डिफरेंस पेपर में तो नहीं आएगा लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। लिखिए, obligation to perform, receive premium for selling the right, seller of the right, obligation to sell share,
तो ये दोस्तों कॉल बायर है और ये कॉल सेलर है। फीचर्स ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिखा मैंने, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉल ऑप्शन में दो व्यक्ति होते हैं, एक होल्डर और एक राइटर। होल्डर को हम बायर भी कहते हैं और राइटर को हम सेलर भी कहते हैं। कंसेप्ट नंबर 15, फीचर्स ऑफ पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फीचर्स ऑफ पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। पुट ऑप्शन, जैसे मैंने कहा जी कॉल ऑप्शन में दो पार्टीज होती हैं, ऐसे ही पुट ऑप्शन में भी दो पार्टीज होती हैं। एक पुट बायर होता है और एक पुट सेलर होता है। पुट बायर, पुट सेलर, पुट बायर, पुट सेलर। ठीक है जी, लिख लीजिए। पुट बायर को ऑब्लिगेशन बेचने की नहीं होती, उसका हक होता है बस। बेचना चाहे तो बेचेगा, नहीं बेचना है चाहे तो लैप्स कर देगा। ही विल पे प्रीमियम। बायर ऑफ द राइट टू सेल, right to sell shares. तो put seller obligation to perform, receive premium। ठीक है, लिख लीजिए। कंसेप्ट 15 लिख लिया हो तो मैं आप चाहूंगा कि वैसे आप पे ऑफ के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। कंसेप्ट 15 लिख लिया जी, 14 लिख लिया, 15 लिख लिया। एक बच्चा कह रहा है एक मिनट रुक जाओ मास्टर। अच्छा मैं रुक गया हूँ बेटे, आप कंसेप्ट नंबर 15 पूरा लिख लीजिए फटाफट। इससे दो फायदे होंगे जब आप लिखेंगे, एक तो आपका पेपर नहीं छूटेगा और आपके लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी मेरे बेटे। 3 घंटे में आप पेपर कंप्लीट करना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं हमारा पेपर रह जाता है, मैं थप्पड़ मारूंगा उनके अगर आप अभी मेरे साथ साथ करेंगे तो कभी नहीं रहेगा बेटे, कभी नहीं रहेगा। तो कंसेप्ट नंबर 16 देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए जी, पे ऑफ इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। पे ऑफ, अब हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। कंसेप्ट 16, पे ऑफ इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, लिखिए। पे ऑफ इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, in case of option contracts, the buyer can have unlimited gains. The buyer can have unlimited gains. अंडरलाइन कर दीजिएगा, बायर का मतलब होल्डर, होल्डर के पास अनलिमिटेड अथाह प्रॉफिट होने की संभावना होती है। एंड मिनिमम लॉस, और उसको लॉस होने की बहुत कम संभावना होती है, दैट टू ऑफ प्रीमियम। बट सेलर, राइटर कैन हैव, सेलर और राइटर एक ही बात है, कैन हैव अनलिमिटेड लॉस एंड बेनिफिट कैन बी ऑप्शन ऑफ प्रीमियम ओनली। अब आप सोच रहे होंगे कि जब राइटर को नुकसान ही नुकसान है तो फिर वो क्यों काम करेगा। ठंड रख लीजिए, बताऊंगा। ठंड रखिए, पहले आराम से आप देख लीजिए, मैं बताऊंगा। कंसेप्ट 17, आप ऑलरेडी इसके ऊपर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ये मेरा प्यार है कि मैंने इसका कंसेप्ट बनाया और आपको लिखवा रहा हूँ। कोई भी क्लास चेक कर लीजिए यूट्यूब में, किसी में भी इस तरह से स्लाइड्स बनाकर नहीं कराया गया। ये मेरा प्यार है कि मैंने सीएस, सीएस और सीएमए की जो रिकॉर्डिंग की है उसमें स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं बेटे, बुक्स बनाई है और बुक्स को कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया है। और दो आप ये देख लीजिए, कंसेप्ट वाइज भी आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी, स्लाइड्स तो बहुत दूर की बात है। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। थोड़ा सा लाइन का हल्का सा पंचुएशन मुझे लगता है गलत है। एन ऑप्शन होल्डर विल ऑलवेज एक्सरसाइज हिज राइट व्हेन बाय एक्सरसाइजिंग हिज राइट it provides him a benefit. An option holder will always exercise his right when by exercising his right it provides him a benefit.
over buying or selling the asset from the market, from the market. ठीक है जी. कंसेप्ट नंबर 17, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी. ए लिख लिया जी. नाउ देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी. तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जी. देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज. आप जब एक्सरसाइज करें या लैब्स करें, कुछ भी करें, उससे पहले मैं ये कहता हूं कि आपकी तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी. इन द मनी, अगर उसको गेन होगा, जैसे इन का मतलब है पैसा आना, इन द मनी, इन द मनी, इन द मनी, पैसों का आना, किसको बोलते हैं? इन द मनी. ठीक है जी. तो इन द मनी, out the money, out of the money, out of the money. An option is said to be out of the money if by exercising the option it will result in a loss. In the money, out of the money, at the money. लिख लीजिए प्लीज, तीनों लिख लीजिए. एक बच्चा कहता है जी क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं. बिल्कुल बेटे कर चुके हैं, मुझे पता है, आपको पता भी है, समझ भी आ रही है, फिर भी लिख लें. ठीक है जी. कंसेप्ट नंबर 18. अब बेटा ये जो कंसेप्ट 18 है, 19 है, ये रूल्स हैं कि हम कब एक्सरसाइज करेंगे और कब एक्सरसाइज नहीं करेंगे. मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इन रूल्स को भी याद करने की जरूरत है ही नहीं. लॉजिकली ध्यान रखें, लॉजिक से चलें, तब तो आपको याद रहेगा. और अगर आप इसको रटेंगे तो फिर रटने से आप भूल जाएंगे. तो आपको दो चीजों को कंपेयर करना है, एक्सरसाइज प्राइस को और कैश मार्केट प्राइस और मैच्योरिटी, मतलब स्पॉट प्राइस और मैच्योरिटी. ठीक है जी. मैं आपसे फिर रिपीट करता हूं, आप लिख लें, लेकिन मैं फिर कहता हूं इसका कोई बेनिफिट नहीं है. मतलब ये रटना थोड़ी है कि कॉल बायर कब एक्सरसाइज करेगा और कब नहीं करेगा, क्योंकि ये रूल्स बनाए हुए हैं, कंसेप्ट्स हैं. हम मैंने तो आपको कंसेप्ट ही बता दिया है. फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी. कंसेप्ट 19, रूल्स फॉर एक्सरसाइज फॉर कॉल सेलर, मतलब पुट ऑप्शन के केस में रूल्स हैं और ये कॉल ऑप्शन के केस में रूल थे. कोई दिक्कत नहीं, देख लें आप. ए पॉइंट बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है. अच्छा, ये जो मैंने नोट अभी लिखवाया था आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, उसकी बात 19 में ऑलरेडी है. देखिए मेरा प्यार, ये चीजें भी मैंने पहले से ही दे दी है. कंसेप्ट नंबर 19 में रूल ऑफ एक्सरसाइज फॉर कॉल सेलर.
लिख लिया जी, ए बी सी लिख लिया। एक बच्चा कह रहा मास्टर रुक जा, हाँ रुक रहा हूँ बेटे, मेरे बच्चे कितने प्यार से बोल रहे हो, रुक तो रहा हूँ। कंसेप्ट नंबर 19 ABC, तीनों बातें लिख लीजिए एक बार। ए बी सी, रूल फॉर एक्सरसाइज फॉर कॉल सेलर मतलब पुट ऑप्शन। ठीक है जी, लिख लिया होगा तो कंसेप्ट नंबर 20 में एक बार आ जाइए, रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर पुट बायर। मैं फिर रिपीट करता हूं, इन रूल्स का कोई यूज नहीं है। आपको लॉजिक मैंने बता दिया है, आपको लॉजिक समझना है, आपको हमेशा होल्डर के लिए सोचना है। कॉल का मतलब खरीदना, आपको ये सोचना है कि इसको कहां से खरीदना चाहिए। बट नेचुरल जहां पे चीज सस्ती मिलेगी मैं वहीं से खरीदूंगा। पुट ऑप्शन का मतलब है बेचना, मैं कहां बेचना चाहिए। बट नेचुरल जहां पे ज्यादा पैसे में बेच पाएंगे वहीं बेचेंगे। तो बस आपको ये 2-3 बातों का ध्यान रखना, तो रूल्स का भी कोई यूज नहीं है। कंसेप्ट नंबर 20, रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर पुट बायर। कंसेप्ट 20 के बाद मैं आ रहा हूं कंसेप्ट 21, फिर कंसेप्ट 22 और फिर 23 और फिर 24 और ये 25, 26, 27, 28, 28, 27 तक एक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखना है अगर लिखना चाह रहे हैं तो। वैसे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। कंसेप्ट 20, रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर पुट बायर। मैंने कहा जी 27 तक अगर आप देखें तो कोई भी कंसेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट के बेसिस पे चल सकते हैं, लॉजिक के बेसिस पे चल सकते हैं। लिखिए राइट बात, देखिए लिखिए, मैं रुकता हूं, आप लिखिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक बार कंसेप्ट नंबर 20 लिख लीजिए, वैसे कोई जरूरत नहीं है फिर भी लिख लीजिए, रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर पुट बायर। आप लिख चुके होंगे कंसेप्ट नंबर 20। कंसेप्ट नंबर 21, रूल टू एक्सरसाइज फॉर पुट सेलर, मतलब दोनों केसेस में होल्डर ही है। पुट बायर, अच्छा चलिए, पुट सेलर का मतलब है राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे इसको भी लिखने की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, राइटर के लिए। ये जो था 19th B20th, ये होल्डर के लिए था, होल्डर के लिए। कंसेप्ट 20 होल्डर के लिए था, कंसेप्ट 21 राइटर के लिए है। ठीक है जी, ABC लिख लीजिए एक बार। सी पॉइंट बहुत ही प्रीशियस है जी, ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होल्डर even if payoff is to be calculated for writer. Always think from the point of view of holder even if payoff is to be calculated for writer. ठीक है जी, कंसेप्ट 21 लिख लिया होगा तो आगे चलना चाहूंगा। 22, वैसे तो 22 की आप हेडिंग लिख दीजिए दोस्तों, मेरी बात मानिए, आप मत लिखिए, खाली कंसेप्ट 22 की हेडिंग लिख दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कॉल बायर। यकीन मानिए, मेरे पे विश्वास कीजिए, ये नेट प्रॉफिट आप निकाल चुके क्वेश्चन नंबर 6 में बिना इस फॉर्मूले के।
अगर कैश मार्केट प्राइस और एक्सपायरी डेट में ज्यादा होगा एक्सरसाइज प्राइस से तो क्या करेंगे, एंड इफ कैश मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी डेट कम होगा एक्सरसाइज प्राइस से तो क्या करेंगे। और जो नेट प्रॉफिट है उसका नाम पे ऑफ ही माना गया है, ठीक है जी। तो लिखिए कंसेप्ट नंबर 22। देन नॉट टू एक्सरसाइज कॉमा आना चाहिए, जैसे यहाँ पर देन नॉट टू एक्सरसाइज कॉमा, देन नॉट टू एक्सरसाइज कॉमा लॉस विल बी ऑप्शन प्रीमियम पेड। ओपी का मतलब होता है ऑप्शन प्रीमियम, ओपी का मतलब है ऑप्शन प्रीमियम, ईपी का मतलब है एक्सरसाइज प्राइस, सीएमपी का मतलब है कैश मार्केट प्राइस, कैश मार्केट प्राइस, कैश मार्केट प्राइस। नेट प्रॉफिट इज आल्सो नेम्ड एज पे ऑफ, ठीक है जी। कंसेप्ट 22 कर लिया हो तो मैं कंसेप्ट 23 की बातें करूंगा। Profit and loss for call seller slash writer. Profit and loss for call seller slash writer. एक बच्चा कहता है रटने, मैंने कहा रटना नहीं है, आपको सोचना भी नहीं है, आपको राइटर का फॉर्मूला भी याद नहीं रखना, होल्डर का भी नहीं रखना, आपको सोचना है होल्डर के लिए और लॉजिक लगाना है। ये सारी बातें खाली आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लिखवाना था और कोई इसका यूज कुछ भी नहीं है जी। कंसेप्ट 24 प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट बायर, हेडिंग लिख दीजिए बस, और कुछ मत लिखिएगा, मैं नहीं लिखवा रहा। कंसेप्ट 24 की हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट बायर। कंसेप्ट 25 ब्रेक इवन फॉर कॉल बायर एंड सेलर। 24 लिख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट बायर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट बायर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कॉल सेलर और राइटर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट बायर। कंसेप्ट 25 ब्रेक इवन फॉर कॉल बायर एंड सेलर, ब्रेक इवन फॉर पुट बायर एंड सेलर। ब्रेक इवन का मतलब है जहां पे ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। चलिए जी, चलिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है कॉल बायर को और कॉल सेलर को। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कॉल बायर को एक्सरसाइज प्राइस का हो सकता है और कॉल सेलर को ऑप्शन प्रीमियम का हो सकता है। ये टेबल बना लीजिए, भले अभी समझ ना भी आए कोई ऐसी बात नहीं है, एक बार ये टेबल बस बना लीजिए। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कॉल बायर एंड सेलर। इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा, अच्छी बात है क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज है बेटे, ये जर्मन लैंग्वेज है। हाँ जी, आप बस लिख लीजिए क्योंकि जर्मन लैंग्वेज है, अभी मैं समझा नहीं रहा बेटे। कंसेप्ट 27 कॉल बायर एंड सेलर के लिए लिख लिया हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस, कॉल बायर कॉल सेलर। कंसेप्ट 28 प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट सेलर, ऑपोजिट है। तो कंसेप्ट 28 का बी पॉइंट लिख लीजिए, ए भी छोड़ दीजिएगा। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग पे ऑफ ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। Following is the format for calculating payoff of option contract. Following is the format for calculating payoff of option contract. चलिए जी, ये केसेस ये टेबल भी हम बना चुके हैं, फिर भी एक बार फॉर्मेट बना दीजिए कि पे ऑफ कैसे करते हैं। केसेस 7 केसेस लिखे हैं मैंने। एक्सरसाइज प्राइस, स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी या उसको हम कैश मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं,
ऑप्शन प्रीमियम, और लास्ट कॉलम है जी पे ऑफ और प्रॉफिट और लॉस। बड़ी मेहनत की है दोस्तों इन स्लाइड्स को बनाने में, बहुत मेहनत की है, और फिर आपके सामने ये चीजें आ रही हैं। आप ये समझ लीजिए 100 घंटे का काम आपके सामने बादाम रोगन बन के 2 घंटे का आ रहा है। केसेस लिखे हैं 60, एक्सरसाइज प्राइस, स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी, कैश मार्केट प्राइस उसको बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम, और लास्ट कॉलम है जी पे ऑफ और ब्रैकेट में प्रॉफिट स्लैश लॉस। ठीक है जी, बना दिया जी, ठीक, ओके ओके ओके। कंसेप्ट 29, 30, 31 सब छोड़ दीजिए, पहले 31 में आ जाइए, इसकी हेडिंग लिख दीजिए बस। 29 की हेडिंग लिख दीजिए इन आउट एड फॉर कॉल बायर। टेबल नहीं बनाना, टेबल नहीं बनाना क्योंकि आप पहले ही कर चुके हैं। इन आउट एड फॉर कॉल बायर, आप खाली कंसेप्ट 29 की हेडिंग लिख दीजिए इन आउट एड फॉर कॉल बायर, इन आउट एड फॉर कॉल बायर। 29 के बाद आ जाइए कंसेप्ट 30, इन आउट एड फॉर पुट बायर, इन आउट एड फॉर पुट बायर, इन आउट एड फॉर पुट बायर।